इन साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रेमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास में हम लोग कल शुंग वंश के बारे में पढ़ा था। जो शुंग वंश है, मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हम लोग शुंग वंश पढ़े थे, जिसकी स्थापना किसके द्वारा होती थी। शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, बताइए। हाँ, पुष्य मित्र ना। और हमने बताया था वहीं जो इसका अंतिम शासक था, अंतिम शासक कौन है, देवभूत। कौन है, देवभूत। और देवभूत की हत्या उसी के आमत्य या मंत्री, जिसका नाम क्या रहता है, वासुदेव ना। वासुदेव के द्वारा हत्या कर दी जाती है ना। जो शुंग वंश है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूत। कौन था, देवभूत। और देवभूत की हत्या इसी के आमत्य, आमत्य का मतलब होता मंत्री ना, इसी के मंत्री, जिसका क्या नाम रहता है, वासुदेव। वासुदेव क्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है ना। तो यहां से शुंग वंश क्या होगा, समाप्त होगा। अब जो वंश आएगा, जो भी वंश आएगा, उसका संस्थापक कौन माना जाएगा, वासुदेव। क्योंकि देवभूत की हत्या किसके द्वारा की गई है, वासुदेव के द्वारा ना। तो अगला वंश डालिए, कर्ण वंश ना। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश होगा, कर्ण वंश। इसके संस्थापक कौन माने जाएंगे, हाँ तो राइट करिए, इसके संस्थापक वासुदेव हैं। इसके संस्थापक वासुदेव हैं, अर्थात जो कर्ण वंश है, इसके संस्थापक वासुदेव हैं। हो गया। देखिए, इसने अपनी राजधानी विदिशा बनाया था। विदिशा कहां पर है, कल चर्चा हम लोग किए थे। विदिशा कहां पर है, मध्य प्रदेश में। कहां पर है, मध्य प्रदेश में ना। तो राइट करिए, इसने अपनी राजधानी विदिशा बनाया। राजधानी कहां बनाया था, विदिशा। हो गया। देखिए, इसमें 4 प्रमुख शासक हुए थे। इसमें हमको लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना। इसमें 4 शासक हुए थे। पहले शासक कौन है, वासुदेव। दूसरे दूसरे कौन होंगे, भूमिपुत्र। दूसरे का नाम क्या है, भूमिपुत्र। तीसरे का नाम नारायण और चौथे का नाम सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या इसके आमत्य करेगा ना। देखिए, हम लोग जितने वंश पढ़ते आए हैं, उसी की मंत्री ही, उसका मंत्री ही उसकी क्या करता है, हत्या करता है। और जैसे हत्या करता है, वैसे ही नए वंश की स्थापना कर देता ना। तो इसके इसमें प्रमुख शासक कितने हुए थे, 4। कौन कौन से, वासुदेव। वासुदेव तो संस्थापक है। वासुदेव के बाद भूमिपुत्र। भूमिपुत्र के बाद नारायण। और नारायण के बाद सुशर्मा ना। तो आप लोगों को राइट क्या करना है कि इस वंश में 4 प्रमुख राजा हुए ना, या 4 प्रमुख शासक हुए। हो गया, ठीक। इस वंश के प्रमुख शासक या राजा, चाहे जो राइट कर लीजिए ना, 4 हुए। कौन कौन से, जिसने स्थापना किया वासुदेव। वासुदेव के बाद भूमिपुत्र। भूमिपुत्र के बाद नारायण। और नारायण के बाद हाँ सुशर्मा ना। ठीक, चलिए ठीक। देखो, जो सुशर्मा ना, सुशर्मा इस वंश के कौन है, अंतिम शासक। सुशर्मा इस वंश के कौन है, अंतिम शासक ना, अंतिम शासक। देखिए, इनकी मृत्यु, किसकी, सुशर्मा। सुशर्मा की मृत्यु इन्हीं के एक आमत रहेगा, जिसका नाम क्या है, सुसीम। क्या नाम है, सुसीम। अर्थात सुशर्मा की मृत्यु इन्हीं का एक आमत रहता है, सुसीम। सुसीम इनकी हत्या करेगा। और हत्या करने के बाद यहीं से कर्ण वंश होगा समाप्त। शुंग वंश समाप्त हो गया ना। शुंग वंश जो समाप्त हुआ था,
देवभूत थे ना अंतिम शासक, जिनकी मृत्यु कौन करता है? वासुदेव। अब इस वंश की स्थापना, कौरव वंश की स्थापना वासुदेव द्वारा होती है। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा अर्थात मध्य प्रदेश बनाया और इस वंश में 4 प्रमुख शासक हुए थे। कौन कौन से? वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण और सुशर्मा। सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक होता है और इसकी हत्या इसी का आमत्य सुसीम करता है। और जब सुसीम करेगा तो यहीं से कौरव वंश होगा क्या? समाप्त। और कौरव वंश के स्थान पर कौन सा वंश आ जाएगा? सातवाहन वंश। कौन सा वंश आ जाएगा? सातवाहन वंश। तो राइट करना है क्या पॉइंट? लिखिए, सुशर्मा की हत्या इसी के आमत्य, सुशर्मा की हत्या इसी का आमत्य सुसीम कर देता है। शर्मा की हत्या इसी का आमत्य सुसीम कर देता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक। तो शुंग वंश समाप्त हो गया, कौरव वंश समाप्त हो गया। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? हाँ, सातवाहन वंश ना। देखिए ध्यान समझिएगा, ये हमारा क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है ना, प्रायद्वीपीय भारत है। यहां पर कौन सा राज्य है? गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, यहां पर तमिलनाडु, यहां पर आंध्र प्रदेश, यहां पर उड़ीसा, यहां पर पश्चिम बंगाल। ये तो है। देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए ये जो सातवाहन वंश था ना, सातवाहन वंश शुरुआत में ये महाराष्ट्र में था। कहां था? महाराष्ट्र में। लेकिन जो अन्य राजा थे वो इनको यहां से परेशान किया और इनको महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश किया। जब सातवाहन वंश को महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश किया गया तो ये महाराष्ट्र से कहां जाते हैं? आंध्र प्रदेश। कहां जाते हैं? आंध्र प्रदेश। इसलिए इनका नाम आंध्र भी पड़ा है। किसका? सातवाहन का। क्यों? क्योंकि ये महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश हुए थे। असम में। तो हेडिंग है सातवाहन ना, राइट करिए। इस वंश के संस्थापक सुसीम हैं। सुसीम। हो गया? सुसीम, सुसीम, सुसीम ही तो हत्या किया था। ठीक, तो जाहिर सी बात जिसने हत्या किया है वही तो संस्थापक बनेगा। लिखिए, प्रारंभ में यह वंश, प्रारंभ में यह वंश कहां फैला था? हाँ, महाराष्ट्र ना। लिखिए, प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, क्षेत्र में था। किंतु समझ में आई स्टोरी? नहीं समझ में आई? फिर से एक बार समझो। देखो, शुरुआत में ये लोग कहां थे? महाराष्ट्र। जब महाराष्ट्र में थे तो आगे अभी हम लोगों को एक वंश पढ़ेंगे। कौन सा वंश? शक वंश। कौन सा वंश? शक वंश। शक वंश के राजा यहाँ पर इनको विवश कर देते हैं महाराष्ट्र छोड़ने को ना। तो जब ये महाराष्ट्र छोड़ने को विवश करते तो ये कहां चले जाते हैं? आंध्र प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश गए तो इन्हीं का एक नाम क्या पड़ गया? आंध्र। आगे नाम तो सातवाहन है ही ना, आंध्र सातवाहन भी पड़ा। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश हुए थे। विवश किन राजाओं ने किया था? शक राजाओं ने। किसने किया था? शक राजाओं ने ना, राइट करिए। किंतु शक शासकों, किंतु शक शासकों ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश किया। किंतु शक शासकों ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश किया। देखो, अब अगला पॉइंट हमको क्या राइट करना? यहां पर विवश किए ना, जब विवश किए हैं तो इनको कहां जाना पड़ेगा? आंध्र प्रदेश। अर्थात ये लोग आंध्र प्रदेश में बसे हैं, इसलिए पुराणों में इनका नाम क्या है? आंध्र सातवाहन ना। तो लिखिए, बोला जाए, लिखिए सातवाहन वंश
सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश स्थानांतरित, सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश स्थानांतरित होना पड़ा, स्थानांतरित होना पड़ा। स्थानांतरित होना पड़ा जिस कारण पुराणों में, जिस कारण पुराणों में, पुराणों में इन्हें क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, आंध्र सातवाहना, राइट कर लीजिए। जिस कारण पुराणों में इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा गया है। है ना, ठीक। अच्छा सुनिए, जाहिर सी बात है कि ये लोग पहले कहाँ थे, महाराष्ट्र ना, तो राजधानी तो पहले ही यहीं बनी रही होगी। तो इनकी जो राजधानी थी ना, इनकी राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान क्या थी, कहां पर, महाराष्ट्र में ना। और जो महाराष्ट्र है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, अर्थात जो इनकी राजधानी थी वो किस नदी के किनारे बसी हुई है, गोदावरी। तो राइट क्या करना है, सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान, ब्रैकेट में राइट कर लो महाराष्ट्र। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान ब्रैकेट में राइट कर लीजिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र थी, थी जो गोदावरी नदी के किनारे, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। बस, और इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना ना। सुसीम का काम यहाँ होगा समाप्त। सुसीम के बारे में हमको क्या पढ़ना है कि इन्होंने इस वंश की स्थापना किया था ना, ठीक। और इस वंश की स्थापना किया था, उसके बाद सातवाहन वंश शुरुआत में कहाँ थे, महाराष्ट्र। शक शासकों द्वारा इनको परेशान किया जाता है, तो ये परेशान होने के बाद कहाँ चले जाते हैं, आंध्र प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश जाते हैं तो पुराणों में इन्हीं का नाम क्या रखा गया था, आंध्र सातवाहन। और जो इनकी राजधानी थी महाराष्ट्र में एक स्थान क्या है, प्रतिष्ठान। और जो इनकी राजधानी है महाराष्ट्र, वो किस नदी के किनारे है, गोदावरी। किस नदी के किनारे है, गोदावरी। अब यहाँ पर इसके अगले शासक होंगे कृष्ण। कौन से शासक होंगे, कृष्ण। अगली हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग डालिए कृष्ण। देखिए कृष्ण के बारे में हमको कुछ नहीं पढ़ना, दो चीजें राइट करना है। सुनिए, इन्होंने नासिक को जीत लिया था। किसको जीता था, नासिक को जीता था। और नासिक को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो राइट कर लीजिए, इन्होंने नासिक को जीतकर, इन्होंने नासिक को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, अपने साम्राज्य में मिलाया। और नासिक है कहां पर, नासिक कहां पर है, नहीं पता। सबसे ज्यादा प्याज कौन सी आती है, नासिक। प्याज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है। तो हम लोगों के यहाँ प्याज लगना नहीं शुरू होता तो देखो मार्केट में नई प्याज आ जाती ना। तो हम लोगों के यहाँ प्याज लगना शुरू होती है तो नई प्याज मार्केट में आ जाती है। वो कहाँ की होती है, नासिक की ना। किसी दुकानदार से पूछे को बताएगा सब्जी वाला कि नासिक प्याज कौन सी ना, उनके नाम पर ही नासिक नाम प्याज का नाम रखा गया ना। सुनिए, इन्होंने क्या किया था, देखिए ये लोग शुरुआत में महाराष्ट्र में थे ना, महाराष्ट्र के बाद कहाँ जाते हैं, आंध्र प्रदेश। राजधानी भी इन्होंने प्रतिष्ठान आंध्र महाराष्ट्र में बनाया था, गोदावरी नदी के किनारे। तो महाराष्ट्र में एक स्थान क्या है, नासिक। तो इसने क्या किया था, जो अगला शासक प्रश्न आता है, नासिक। नासिक है कहाँ, महाराष्ट्र को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। और क्या करता है, नासिक गुफाओं का,
निर्माण कराता है। जिस प्रकार अजंता एलोरा की ना गुफाएं थी, उसी प्रकार नासिक गुफाओं का निर्माण कराया। तो अगला पॉइंट ऐड कर लीजिए, नासिक गुफाओं का निर्माण कराया गया। पहला शासक कौन था? सुसीम। दूसरा कौन सा है? कृष्ण ना। तीसरा राइट करिए, सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम। ठीक, सुनिए, देखिए, जो सातकर्णी प्रथम है ना, ये प्रश्न के बाद अगले जो उत्तराधिकारी होते हैं, तो ये सबसे प्रतापी शासक हैं, इस वंश के प्रतापी शासक हैं। और प्रतापी शासक हैं ऐसा कहाँ, ये बात कहां पर लिखी गई है? तो एक अभिलेख है, कौन सा अभिलेख? नानाघाट अभिलेख। कौन सा? और नानाघाट अभिलेख है कहाँ? पुणे, जिसको पूना कहते हैं ना। कहां पर? पुणे। और नानाघाट अभिलेख का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इन्हीं की पत्नी, इन्हीं की पत्नी का क्या नाम था? नैनिका। क्या नाम था? नैनिका। तो इनके बारे में देखो क्या लिखना है। जो सातकर्णी प्रथम है, इस वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं। इसका वर्णन कहां पर है? नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख है कहां पर? पुणे में। और नानाघाट अभिलेख की जो स्थापना किसके द्वारा कराया गया था? इनकी पत्नी नैनिका द्वारा। समझ में आई बात? ठीक, राइट करिए। लिखिए, ये इस वंश के, ये इस वंश के प्रतापी प्रतापी शासक थे। प्रतापी शासक थे जिसकी जानकारी, जिसकी जानकारी नानाघाट अभिलेख, नानाघाट अभिलेख ब्रैकेट में राइट कर लेना पुणे, जिसकी जानकारी नानाघाट अभिलेख ब्रैकेट में राइट कर लीजिए पुणे, पुणे से मिलती है, से मिलती है। हो गया? जिसका निर्माण इसकी पत्नी नैनिका द्वारा कराया गया। हो गया? देखिए, सुनिए, इसने सातकर्णी प्रथम जो है ना, वही तो। ठीक, सुनिए, अगला पॉइंट इसमें क्या राइट करना है। इसने जो अपनी राजधानी है ना, अभी तक इनकी राजधानी क्या थी? अभी तक सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। कहा? महाराष्ट्र ना। तो ये क्या करेगा? देखिए, हमने बताया शुरुआत में तो ये महाराष्ट्र में थे, लेकिन विवश होना पड़ा और महाराष्ट्र से कहां गए? आंध्र प्रदेश। तो ये जो शासक होता है, ये अपनी राजधानी बदलता है और राजधानी क्या करता है? अमरावती। अमरावती बता सकते हो कहां की राजधानी वर्तमान समय में? आंध्र प्रदेश की ना। तो अपनी राजधानी क्या कर लेता है? अमरावती। और अमरावती है कहां पर? आंध्र प्रदेश। ठीक, ये एक कार्य हो गया। दूसरा इसका कार्य क्या है? इसने एक व्यवस्था चालू किया, क्या? भूमि अनुदान। इसका ये लेकिन किसको किसको था?
ब्राह्मणों और बौद्धों को। देखिए सुनिए इसका मतलब क्या था। जैसे मान लीजिए आज के समय में है, आप कोई पूजा पाठ हवन सामग्री कुछ ऐसे करा रहे हैं, तो आपके घर में जो भी आते थे पुरोहित, आप उनको रुपए पैसे देते हैं ना, उनको पैसा दे जाता है। लेकिन उन्होंने क्या व्यवस्था कराया कि अगर कोई भी ब्राह्मण या बौद्ध आता है जो पूजा पाठ से कुछ भी संबंधित करेगा, तो उसको रुपए पैसे नहीं दिया जाएगा, उसको क्या दी जाएगी, भूमि। बात समझ में आई? ठीक। अगला देखो, अगला पॉइंट क्या है, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कौन से यज्ञ? अश्वमेध, अश्वमेध ना, गलत हो रहा बार बार, अश्वमेध ना यज्ञ किए थे। देखिए ये यज्ञ क्या होते हैं, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये होता है, जैसे जो शासक हैं, सातकर्णी प्रथम ना, ये 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। जब अश्वमेध यज्ञ किया जाता तो उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है, और घोड़े के पीछे पीछे क्या होते हैं, उस राजा के सैनिक लोग या आदमी लोग रहते हैं, और जहां तक वो घोड़ा चला जाता है वहां तक उस राजा का शासन माना जाता है। और मान लीजिए उस घोड़े को कोई राजा अगर पकड़ता है, तो उस राजा को मतलब ये हुआ कि जिस राजा ने उस घोड़े को छोड़ा है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। अगर आप युद्ध जीत रहे हैं तब तो ठीक है, अगर युद्ध हार गए तो अपने साम्राज्य में तो तुमको मिला ही लेगा। और अगर मान लीजिए कोई युद्ध नहीं करता था, कोई घोड़ा नहीं पकड़ता था, तो जहां तक जिस सीमा तक घोड़ा चला जाता था वो सीमा किस राजा की मानी जाती थी, जो राजा छोड़ा जाता था, जिसके द्वारा उस घोड़े को छोड़ा जाता था। तो 3 पॉइंट हैं। कौन सी? इसने अपनी राजधानी अमरावती आंध्र प्रदेश को बनाया। दूसरी, इन्होंने एक भूमि अनुदान व्यवस्था चालू किया, लेकिन किसके लिए, ब्राह्मणों और बौद्धों को। और तीसरा पॉइंट क्या है, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। अश्वमेध का मतलब समझ गए ना? ठीक, राइट कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए इतिहास कहानी से की तरह समझते चलोगे, एक कड़ी से कड़ी दूसरी कड़ी अगर जोड़ोगे तभी समझ में आएगा। और इतिहास जुड़ा ही इसी चीज से। अगर सोचो एक चीज के बारे में तो नहीं, क्योंकि हम लोग जितने वंश पढ़ते हैं, देखिए एक वंश शुरुआत में था, और जो भी उसके गुप्तचर, जो भी उसके सैनिक, जो भी उसके दरबारी रहते थे वही हत्या करते थे। और जब वो हत्या करते थे तो अपना वंश चला देते थे, फिर उसका कोई ना कोई ऐसा अमात्य आता था, ऐसा मंत्री होता था जो उसकी हत्या करता था। हो गया? एक राजा के बारे में और पढ़ेंगे, बाकी कल। हाँ, इन्होंने भूमि अनुदान व्यवस्था चालू की, इन्होंने भूमि अनुदान व्यवस्था चालू की, और ब्रैकेट में राइट कर लेना, किसके लिए, ब्राह्मणों और बौद्धों के लिए। अनुदान का मतलब फ्री में, भूमि का मतलब भूमि। हो गया? इन्होंने 10 अश्वमेध होता है, गा लिख दिया था, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तुम लोगों ने देखा होगा रामायण में, जो राजा राम घोड़ा छोड़ते हैं, जिसको लव कुश पकड़ते हैं, तो देखिए एक एक करके सभी लोग युद्ध लड़ने जाते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब वो एक प्रतापी की पहचान है। हमने बताया ये एक पराक्रमी राजा था ना, तो उससे क्या होता था, उस जब वो राजा छोड़ता था तो जो निकटवर्ती राजा होते थे, अब जाहिर सी बात पराक्रमी राजा तो नॉर्मल राजा की तो हिम्मत पड़ेगी नहीं, छोटे राजाओं की हिम्मत नहीं पड़ेगी, तो इसी के जरिए वो अपना साम्राज्य भी विस्तार कर लेते थे। और अगर कोई राजा पकड़ता था तो युद्ध होता था, जो युद्ध अगर जीत गए, अगर जो जिसने घोड़ा पकड़ा अगर वो युद्ध जीत गया तो कोई बात नहीं, अगर हार गया तो जाहिर सी बात वो तो पहले ही मिलाने के मूड में था ना। ठीक, अगली हेडिंग डालिए, अगले राजा का नाम है हाल। अगले राजा क्या नाम है, हाल। देखिए इसमें सिर्फ एक पॉइंट हमको पढ़ना है, समझ लीजिए। देखिए इसका एक शासक है, इसका शासक कौन सा है, विजय, सॉरी, जो हाल शासक है इसका एक सेनापति था जो कि बहुत ही क्या था, निपुण था। और उस सेनापति का क्या नाम था, विजयपाल। विजयपाल से हमको क्या याद रखना है, विजयपाल ने क्या किया था, श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। क्या किया था, श्रीलंका पर विजय प्राप्त
किया था। इतनी बात समझ में नहीं समझ में? ठीक, देखो ये कब का समय है, हम लोग लगभग आ चुके हैं, हम लोग लगभग कितना आ चुके हैं, 30 बीसी के आसपास। कहाँ आ चुके हैं, 30 बीसी के आसपास। जो 30 बीसी के आसपास से इस वंश की स्थापना होती है। सातवाहन वंश 30 बीसी के हिस्से मतलब समय से चलता है और 250 से 270 एडी तक ये चलता है। अब यहाँ एडी आ जाएगा ना, क्योंकि 30 के बाद एक समय आएगा, एक आएगा। तो सोचिए कि आज कौन सा वर्ष चल रहा है, 2024 ना, और ये 30, तो सीधे सीधे हम लोग ये समझ सकते हैं कि 2050, 2000 तो सीधे सीधे हो गए, 24 इधर हैं और लगभग 30 ये, तो 2050। सोचो कि आज जो हम लोगों के इतिहास में पढ़ाया जाता है कि भारत देश में लोग निपुण नहीं थे, सोचिए कि आज के 2000 वर्ष पहले ना, लोग बताते हैं कि 1498 ईस्वी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए हम लोगों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है। हम लोग ये पढ़ते हैं कि 1498 ईस्वी में भारत में एक नाविक यात्री आता है जिसका नाम पहले कोलंबस भेजा जाता है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाता, तो कोलंबस 1492 में भेजा जाता था ना, भेजा जाता है और ये उत्तरी अमेरिका पहुंचता है। कौन, कोलंबस ना, लेकिन फिर वास्को डिगामा आता है, और वास्को डिगामा कब आता है, 1498, केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचता। तो यहाँ बताया गया है कि भारत के लोग जो समुद्री सीमा थी, जो नाविक चीजें थी, जो नाव से संबंधित थी, लोग कहते हैं, इतिहासकार बताए हैं कि ये लोग जानकारी नहीं थी। सोचिए कि हम लोग 30 बीसी के आसपास का हिस्सा, जिसका जो सेनापति उसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर लिया, तो जाहिर सी बात श्रीलंका की सीमा और भारत की सीमा, बीच में पानी है, समुद्र है ना, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है। जैसे ही अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली लोग आते हैं, ये अपने मन मुताबिक अपना इतिहास लिखते हैं और हम लोगों को जो दायित्व है, जो हम लोगों के अधिकार थे, उन लोगों को छीन लेते हैं ना। सोचिए कि जब अशोक राजा हुआ था, देखिए उसने यूरोप तक अपने से भेजा था, अपने दूत भेजा था, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। देखिए यहाँ सातवाहन वंश है, इसका सेनापति, सोचिए राजा नहीं, राजा का सेनापति, जाहिर सी बात गया तो होगा राजा के इशारों पे ना। सोचिए कि श्रीलंका जीत लेता ना, हम लोगों के इतिहास के साथ। लेकिन अब क्या था, क्या सही क्या नहीं, जो है वही हम लोगों को पेपर में आएगा। बात समझ में है कि नहीं समझ में है? तो इसमें क्या पॉइंट राइट करना है, हाल में इसका एक सेनापति विजयपाल था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। इसका सेनापति विजयपाल था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। हो गया, ठीक। देखिए यहां पर समझना चाहिए, क्या माइंड में बात आई कि यहाँ पर प्रथम है ना, तो जाहिर सी बात है कि इस वंश में इस नाम का कोई दूसरा भी व्यक्ति आएगा भाई, तभी तो। जैसे मान लीजिए जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे, तो जैसे एक ही नाम के दो बच्चे रहते थे, लड़की रहती थी, तो एक में फर्स्ट जोड़ दिया जाता था, एक में सेकंड, प्रथम द्वितीय ना। जाहिर सी बात है कि अगर प्रथम लगा है तो जाहिर सी बात है कि इस नाम से संबंधित या यही नाम का अगला राजा बनेगा ना। तो अगली हेडिंग डालिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि कौन सा राजा होगा, 5वें नंबर का ना। गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो राइट करिए। देखिए सुनिए, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये भी अत्यंत वीर और पराक्रमी है ना, ये भी अत्यंत वीर और क्या है, पराक्रमी है ना। अब वीर और पराक्रमी है, इसकी चर्चा हमको कहाँ, जानकारी कहाँ मिलती है, तो नासिक अभिलेख से। किस अभिलेख से, नासिक अभिलेख से। और नासिक है कहाँ पर, महाराष्ट्र ना। और इसके बारे में क्या है, इसने कुछ उपलब्धियां हासिल की थी।
इसने कुछ उपलब्धियां हासिल की थी या फिर कुछ उपाधियां हासिल की, उपाधि दे देते थे ना, इसने कुछ उपाधियां हासिल की थी। उपाधि का मतलब जैसे आज इसमें निकनेम समझ सकते हो ना, कौन कौन से इसके निकनेम थे, उपाधियां थी, राजराज, वेंकटेश्वर, विंध्य नरेश ना। तो 2 पॉइंट राइट करने हैं क्या, कि ये अत्यंत वीर और पराक्रमी है, और इसकी जानकारी कहां से मिलती है, नासिक अभिलेख से ना। और इसकी उपाधियां कौन सी हैं, राइट कर लीजिए, राजराज, वेंकटेश्वर, विंध्य नरेश। राजराज, वेंकटेश्वर, विंध्य नरेश। एक और इसकी उपाधि थी, ज्यादा बड़ा नाम है, क्या नाम है, प्रिय समुद्र तोय पिय वाहन ना, प्रिय समुद्र तोय पिय वाहन, यह भी एक इसकी उपाधि थी। चार उपाधियां हासिल की थी, राजराज, वेंकटेश्वर, विंध्य नरेश, प्रिय समुद्र तोय पिय वाहन। ये एक ही नाम है, प्रिय समुद्र तोय पिय वाहन, प्रिय समुद्र तोय पिय वाहन। हो गया ठीक, अच्छा समझिए इधर। प्रिय मतलब, प्रिय मतलब देखो भारत ऐसे ना, हम लोगों को प्रायद्वीपीय भारत पढ़ना है, निचला भारत जो वी आकार का भारत ना, ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो है ठीक। जहां पर क्या है, इधर क्या है, अरब सागर, नीचे क्या है, हिंद महासागर ना, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी ना, यहां भी समुद्र है, सागर है, और उसका क्या नाम है, बंगाल की खाड़ी। देखिए त्रि मतलब, त्रि मतलब 3, समुद्र मतलब समुद्र, तोय मतलब, तोय किसकी पर्यायवाची है, एक तो गांव में तोय कहा जाता है, तोय पानी की पर्यायवाची, तोय किसकी पानी पर्यायवाची है, पी मतलब पीने वाला, वाहन, वाहन मतलब वाहन, अर्थात इसका जो घोड़ा था, जो जिससे जो इसका वाहन था, वाहन मतलब तो घोड़े हाथी होते थे ना, इसका जो घोड़ा था वो 3 समुद्रों का पानी पीता था, इसलिए इसको क्या कहा गया, त्रि समुद्र तोय पी वाहन। त्रि मतलब 3, समुद्र मतलब समुद्र, तोय मतलब पानी, पी मतलब पीने वाला, वाहन अर्थात ये जिस वाहन से चलता था, उस वाहन का जो मतलब जानवर था वो 3 समुद्रों का पानी पीता। चूंकि श्रीलंका तक आ चुका ना, महाराष्ट्र ऑलरेडी था, आंध्र प्रदेश ऑलरेडी हो गया, इधर हिस्सा हो गया, इधर हिस्सा नहीं, नीचे नहीं था, लेकिन इसके पहला जो शासक होता है उसका सेनापति श्रीलंका भी जीत लेता, विजित करता ना, तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ा था, त्रिय। 3 समुद्र, समुद्र, तोय पानी, पी मतलब पीने वाला, वाहन। आज की क्लास यहीं तक, कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।